हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ये किताब है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि रे एस्प्रे द्वारा लिखी गई है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं और कैसे हम अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां सफलता खुद हमारे पीछे चलने लगे। रे एस्प्री ने इस किताब में बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और कैसे इसे धीरे धीरे अपने जीवन में विकसित किया जा सकता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या काम पूरा करना नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों, निर्णय लेने की क्षमता और लक्ष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है। लेखक बताते हैं कि बड़ी बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि वे छोटे छोटे अनुशासित कदमों से मिलकर बनती हैं। इस किताब में आपको बहुत सारे व्यवहारिक सुझाव, मानसिक अभ्यास और प्रेरणादायक उदाहरण मिलेंगे जो आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, आलस और अस्थिरता से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक सही शुरुआत है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और आत्म अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। चैप्टर 1, द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, रे एस्प्रे। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरी और निजी सवाल से करते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि करना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें टालते रहते हैं? यहीं से आत्म अनुशासन की असली यात्रा शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने मन की उस आदत को पहचानें जो हर बार आपको तत्काल आराम और सुख की ओर खींच ले जाती है, भले ही वह लंबे समय में आपके लिए नुकसानदायक हो। आत्म अनुशासन का असली मतलब है अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वह वही करे जो जरूरी है, चाहे वह काम उस पल में आसान लगे या नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जादू नहीं है और ना ही यह किसी खास इंसान की विरासत है। ये एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई धीरे धीरे अभ्यास करके विकसित कर सकता है। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करते हैं, उतना ही मजबूत यह बनती जाती है। लेकिन शुरुआत में इसका अभ्यास कठिन जरूर लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जो सबसे आसान हो, जो तुरंत संतुष्टि दे। पर आत्म अनुशासन आपको वह दृष्टि देता है जिससे आप भविष्य को देखकर वर्तमान में कठिन निर्णय ले सकें। रे एस्प्री आत्म अनुशासन को इच्छा शक्ति से अलग मानते हैं। इच्छा शक्ति सीमित होती है, वह किसी दिन आपके साथ होती है, किसी दिन नहीं। लेकिन आत्म अनुशासन एक आदत बनकर स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। ये तब भी आपका साथ देती है जब आपकी इच्छा शक्ति जवाब दे देती है। मान लीजिए आपने तय किया कि सुबह 5 बजे उठना है और जिम जाना है। उस समय आपकी नींद कहेगी थोड़ा और सो लो, आपका शरीर कहेगा आज मत जा। लेकिन यदि आपने आत्म अनुशासन विकसित कर लिया है तो आप उठ जाएंगे, चाहे अंदर से मन कहे कुछ भी। यही आत्म अनुशासन की असली शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन केवल काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह आपकी आदतों, रिश्तों, निर्णयों और जीवन की प्राथमिकताओं में भी झलकता है। ये इस बात में भी दिखाई देता है कि आप कब और क्या खाते हैं, कितनी देर सोशल मीडिया पर रहते हैं, किसे अपना समय और ऊर्जा देते हैं और किस चीज़ को ना कहना जानते हैं। हर वह निर्णय जो आपको अपने लक्ष्य से जोड़ता है, वह आत्म अनुशासन की एक छोटी जीत होती है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए आपको एकदम से बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक आसान से संकल्प से, जैसे हर दिन 10 मिनट का ध्यान या रात को 10 बजे तक मोबाइल दूर रखना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाते हैं और वही आदतें अंत में आपकी सफलता तय करती हैं। रे एस्प्री इस अध्याय के अंत में एक बात बड़े प्रभावशाली तरीके से कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बदले, तो आपको अपने आज को अनुशासित बनाना ही होगा। आराम से भरे हर निर्णय की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है और कठिन लेकिन सही निर्णयों का
फल भविष्य में सफलता के रूप में मिलता है। ये अध्याय इस एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि आत्म अनुशासन कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी एक ताकत है, जिसे पहचान कर हम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसे विकसित करने की प्रक्रिया कठिन जरूर है, लेकिन संभव है, और सबसे बढ़कर यह पूरी तरह आपके हाथ में है। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ द कंफर्ट जोन एंड द पावर टू एस्केप इट, रे एस्प्री इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सटीक और चुभते हुए सत्य से करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें अवसर नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी कोई असुविधा आई, हमने पीछे हट जाना बेहतर समझा। यह अध्याय कंफर्ट जोन की उस घातक प्रकृति को उजागर करता है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेखक इसे एक सुनहरी जेल की तरह बताते हैं, जहां सब कुछ आरामदायक और आसान लगता है, लेकिन असल में वहीं हमारी संभावनाएं दम तोड़ती हैं। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हम केवल उन्हीं कामों को करते हैं जिन्हें करना हमारे लिए सुरक्षित लगता है। हम वही सोचते हैं जो अब तक सोचते आए हैं, उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो हमारे विचारों से सहमत होते हैं, और वही दिनचर्या दोहराते हैं जो हमें थका तो देती है लेकिन डराती नहीं। पर रे एस्प्रे कहते हैं कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है, और यही कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। लेखक यहाँ पर एक बेहद प्रभावशाली उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो नौकरी से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसे छोड़कर कुछ नया करने से डरता है। हर दिन वह काम पर जाता है, मन मार कर काम करता है, रात को थक कर लौटता है और सोचता है कि एक दिन सब बदल दूंगा। पर वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा को अपनी स्वतंत्रता से ज्यादा अहमियत देता है। यही है कंफर्ट जोन, एक मीठा जहर। रे एस्प्री बताते हैं कि आत्म अनुशासन का सीधा रिश्ता आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने से है। जब आप कोई ऐसा कार्य चुनते हैं जो आपको चुनौती देता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, कठिन विषय पढ़ना या किसी डरावनी स्थिति का सामना करना, तो आप अपने भीतर मौजूद शक्तिशाली मानसिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप डर या टाल मटोल को हराकर एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो आप खुद पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पहला कदम है ईमानदारी से यह स्वीकार करना कि आप किस बात से डरते हैं, क्योंकि डर वही होता है जो आपको वहीं रोक कर रखता है। शायद आप असफलता से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, या यह सोच कर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब का इलाज आत्म अनुशासन है, जो आपको नतीजों पर फोकस करने की बजाय प्रक्रिया में विश्वास करना सिखाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वह बहुत असहज लगता है। दिमाग तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा, आज थक गया हूं, बाकी सब भी तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन यदि आप इस असुविधा को स्वीकार करना सीख लें, तो यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। आत्म अनुशासन आपको असुविधा में आराम ढूंढना सिखाता है, और वही आपको भीड़ से अलग करता है। अध्याय के अंतिम भाग में रे एस्प्रे हमें एक मानसिक चित्र बनाने को कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंची चोटी की चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ता कठिन है, पैर कांप रहे हैं, हाथों में दर्द है और नीचे गिरने का डर भी है। लेकिन हर एक कदम आपको ऊपर ले जा रहा है, और हर बार जब आप एक नया पत्थर पकड़ते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही है आत्म अनुशासन की यात्रा। और जब आप चोटी पर पहुंचते हैं, तो वह नज़ारा, वह शांति, वह संतोष, सब कुछ इस तकलीफ को सार्थक बना देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा असली विकास वहीं होता है जहां डर, आलस और असुविधा होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति और संभावनाएं छिपी हैं। और आत्म अनुशासन वही औजार है जो आपको उस जोन को तोड़ने में मदद करता है। जो इंसान खुद को चुनौती देना सीख गया, वह किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। चैप्टर 3, मास्टरिंग योर इमोशंस, द आर्ट ऑफ बीटिंग योरसेल्फ, रे एस्प्रे। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन चौंकाने वाले वाक्य से करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। लेखक बताते हैं कि जब बात आत्म अनुशासन की आती है, तो सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से होती है।
ये वही भावनाएं हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं, ज़रूरी काम को टालने के लिए बहाने देती हैं और हमें तत्काल आराम की ओर खींच ले जाती हैं। इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और कैसे आत्म अनुशासन हमें उनके ऊपर शासन करना सिखाता है। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले तर्क और लॉजिक के आधार पर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर फैसले हम भावनाओं की स्थिति में लेते हैं, गुस्से में, दुख में, थकावट में या उत्तेजना में। और यही फैसले हमारी दिनचर्या, आदतों और अंततः हमारे भविष्य को आकार देते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि भावनाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह है कि आप उन्हें पहचानना और संभालना सीख जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आपको हर दिन सुबह 6 बजे उठकर लिखना है, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और आप थके हुए महसूस करते हैं। उस समय आपके अंदर से आवाज़ आती है, आज रहने दो, अभी तो नींद बहुत प्यारी लग रही है। ये आवाज़ आपकी भावनाओं की है, जो आपको वर्तमान की सुविधा और सुख की ओर ले जाना चाहती है। लेकिन आत्म अनुशासन कहता है, तू थका है, फिर भी उठ, क्योंकि जो तू चाहता है वो इस आलस के पार है। और जब आप उठते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से आप वो इंसान बनते हैं जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। रे एस्प्रे इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि भावनाओं को दबाना आत्म अनुशासन नहीं होता। अगर आप अपने गुस्से, डर या दुख को बस अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, तो वह एक दिन फूट पड़ेगा और आपको तोड़ देगा। आत्म अनुशासन इन भावनाओं को पहचानने, स्वीकार करने और फिर समझदारी से जवाब देने की शक्ति देता है। यह आपको सिखाता है कि जब आप गुस्से में हों तब जवाब न दें, जब आप निराश हों तब निर्णय न लें, जब आप थके हों तब खुद को जज न करें। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि भावनाएं गलत नहीं होती, वे केवल संकेत होती हैं। लेकिन अगर हम हर बार उनके अनुसार प्रतिक्रिया देने लगें तो हम उनकी गुलामी में जीने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्म अनुशासन आपको यह शक्ति देता है कि आप एक भावनात्मक लहर के बीच भी स्थिर रह सकें, जैसे समुद्र में खड़ा एक लाइट हाउस जो तूफान में भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। एक विशेष उदाहरण में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ महान खिलाड़ी या लीडर्स सबसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेते हैं। वे भी डरते हैं, घबराते हैं, थकते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। उन्होंने उस कला को सीख लिया है जहां भावनाएं आती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, चलाया नहीं जाता। रे एस्प्री यह भी मानते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए समय और अभ्यास चाहिए। आप पहले दिन से ही अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन जब आप हर दिन एक छोटे मौके को पहचानते हैं, जैसे किसी पर चिल्लाने की बजाय शांत रहना या थकावट के बावजूद एक और पेज पढ़ना, तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देते हैं। ये शक्ति धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो अपने मन, शरीर और परिस्थितियों का मालिक बन जाता है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करते हैं, आप अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा में मोड़ते हैं। हर छोटी जीत मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि आत्म अनुशासन केवल बाहरी आदतों को बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक दुनिया को संतुलित करने की कला है। जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं बना सकते। यह अध्याय हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह सिखाता है कि बाहर की चुनौतियों को जीतने से पहले अपने अंदर के तूफानों को शांत करना जरूरी है। और यही वह आधार है जिस पर आत्म अनुशासन की पूरी इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 4, स्पष्टता का उद्देश्य, स्वनियंत्रण की दिशा, रे अस्प्रे। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी और सच्ची बात से करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो आत्म अनुशासन आपको किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यह अध्याय इस बेहद जरूरी तथ्य पर रोशनी डालता है कि आत्म अनुशासन की ताकत तभी फलदायी होती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। दिशा के बिना अनुशासन, मेहनत और संघर्ष केवल थकावट और भ्रम में बदल जाते हैं। लेखक मानते हैं कि हर सफल इंसान के जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक ऐसा लक्ष्य जो उसे हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करता है, हर थकावट के बावजूद
उसे फिर से प्रयास करने की ताकत देता है। लेखक समझाते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भ्रमित होते हैं। वे कभी एक काम शुरू करते हैं, कभी दूसरा, कभी एक दिशा में भागते हैं, कभी दूसरी, और इसी भागम भाग में वे थक जाते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उनकी असली मंजिल क्या है। आत्म अनुशासन की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आपके पास एक स्पष्ट, प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण लक्ष्य होता है। रे एस्प्रे यह भी बताते हैं कि लक्ष्य तय करने का मतलब केवल यह नहीं होता कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है। ये सब बहुत धुंधले लक्ष्य हैं। लेखक कहते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य वह होता है जो आपको दिशा भी देता है, समय सीमा भी, और मापने योग्य परिणाम भी। जब आप कहते हैं कि मैं अगले 6 महीनों में रोज़ 2 घंटे पढ़कर यह परीक्षा पास करूंगा, तो अब आपका आत्म अनुशासन इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप बस सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप सिर्फ भ्रम और असंतोष की ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होने चाहिए। कई बार आपके आंतरिक उद्देश्य, जैसे मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य, गहरा आत्मज्ञान, भी आत्म अनुशासन के केंद्र में हो सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है लेकिन आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो वह अनुशासन आपको सुख नहीं देगा। इसलिए लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि गहराई से जुड़े हुए उद्देश्य ही स्थायी अनुशासन को जन्म देते हैं। रे एस्प्री एक प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक व्यक्ति जो हर दिन सुबह 4 बजे उठता है, जिम जाता है, दिन भर काम करता है, रात को फिर पढ़ाई करता है। कोई पूछता है, तुम इतना सब क्यों करते हो? और वह जवाब देता है, क्योंकि मैं अपनी माँ को वो जिंदगी देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। यही वह उद्देश्य है जो आत्म अनुशासन को ईंधन देता है। जब उद्देश्य भावनात्मक रूप से जुड़ा हो, तो शरीर थके हुए होने पर भी आत्मा नहीं रुकती। इस अध्याय का एक और सुंदर पक्ष यह है कि लेखक उद्देश्य तय करने की प्रक्रिया को भी बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को तय करें, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हूं? क्योंकि एक सच्चा लक्ष्य वही होता है जिसके लिए आप तकलीफें झेलना स्वीकार करते हैं। और जब यह स्पष्टता आ जाती है, तो आत्म अनुशासन आपको हर दिन उस दिशा में खींच ले जाता है, भले ही मन ना कर रहा हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हों या दुनिया आपको रोक रही हो। अध्याय के अंतिम हिस्से में रे एस्प्रे ये कहते हैं कि आत्म अनुशासन एक जहाज की तरह है, लेकिन अगर आपके पास दिशा देने वाला कंपास यानी उद्देश्य नहीं है, तो वह जहाज बस समुद्र में घूमता रहेगा, किनारे पर कभी नहीं पहुंचेगा। यह अध्याय सिखाता है कि आत्म अनुशासन को जीवन में प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने उद्देश्य की स्पष्टता। और एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको जाना कहाँ है, तो अनुशासन वह पुल बन जाता है जो आपको वहां तक ले जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अनुशासन केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देशित शक्ति है। बिना उद्देश्य के आत्म अनुशासन केवल एक बोझ बन सकता है, लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो वही अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, नाउ और नेवर, रे एस्प्रे। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही चुभती हुई बात से करते हैं। आपका सपना कभी मरा नहीं, आपने बस उसे कल पर टाल दिया। विलंब या टाल मटोल आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस अध्याय में लेखक इसी आदत को जड़ से समझने और तोड़ने का तरीका बताते हैं। लेखक मानते हैं कि टालने की आदत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक छल है, जिसे अगर ठीक से पहचाना जाए तो उसे खत्म करना मुमकिन है। विलंब हमेशा तर्क के साथ नहीं आता, बल्कि यह भावनाओं के रूप में आता है। जब आप किसी जरूरी काम को करने बैठते हैं, तब आपके दिमाग में एक असहजता पैदा होती है। ये मुश्किल है, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा आराम कर लूं। और यही असहजता आपको एक और यूट्यूब वीडियो देखने, मोबाइल उठाने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की ओर ले जाती है। लेखक बताते हैं कि यह असहजता क्षणिक होती है, लेकिन अगर आप इसे टालते हैं, तो यह एक आदत बन जाती है, और यही आदत आपको वर्षों तक उसी जगह पर रोके रखती है। रे एस्प्रे कहते हैं कि टालने की इस आदत से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है क्रिया की शक्ति को पहचानना। जब भी आप किसी काम को टालने का मन बनाते हैं, ठीक उसी क्षण
आप उसे करना शुरू कर दें। लेखक इस तकनीक को 5 सेकंड रूल जैसा बताते हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो गिनती शुरू करें, 5, 4, 3, 2, 1, और बिना कुछ सोचे उस पर एक्शन लें। ये छोटे फैसले ही धीरे धीरे अनुशासन को स्थायी बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि विलंब का असली कारण आलस नहीं होता, बल्कि परफेक्शनिज्म होता है। हम सोचते हैं कि जब मूड अच्छा होगा, जब सब कुछ सही होगा, तभी शुरुआत करेंगे। पर रे एस्प्रे कहते हैं कि असली अनुशासित व्यक्ति वह होता है जो गंदे हालात में भी पहला कदम उठाता है। उन्हें यह चिंता नहीं होती कि शुरुआत परफेक्ट है या नहीं, उन्हें बस शुरुआत करनी होती है। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो वही काम धीरे धीरे आपके भीतर ऊर्जा भरने लगता है। एक उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि एक लेखक ने अपने करियर की शुरुआत इस नियम के साथ की, हर दिन सिर्फ 50 शब्द लिखूंगा। शुरुआत में यह बहुत छोटा लक्ष्य लगता था, लेकिन यही छोटी आदत रोज उसकी कलम को चलाती रही और वर्षों बाद उसने कई किताबें लिख डालीं। विलंब को तोड़ने का यही रहस्य है, छोटे छोटे कार्यों को तुरंत शुरू करना, चाहे आपका मन कितना भी मना कर रहा हो। रे एस्प्री इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि जब हम कोई काम टालते हैं तो वह सिर पर एक मानसिक बोझ की तरह चढ़ा रहता है। आप उस समय कोई और काम भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर से एक ग्लानि या अपराध बोध लगातार बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस काम को शुरू करते हैं, भले ही 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, वह बोझ उतर जाता है और आत्मसम्मान जाग उठता है। आत्म अनुशासन उसी आत्मसम्मान से जन्म लेता है जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि आप हर दिन 2 विकल्पों के बीच खड़े होते हैं, अभी शुरू करना या फिर कल पर टाल देना। और हर बार जब आप अभी को चुनते हैं, आप न केवल अपना समय बचाते हैं, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को भी मजबूत करते हैं जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है। आत्म अनुशासन केवल एक निर्णय से बनता है, अब शुरू करो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि टालने की आदत को तोड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो हर दिन, हर घंटे, हर काम के साथ किया जाना होता है। और जो इंसान इस अभ्यास को अपना लेता है, वह धीरे धीरे एक ऐसे योद्धा में बदल जाता है जिसे न परिस्थितियां रोक सकती हैं, न मन की अस्थिरता। चैप्टर 6, शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस, हु रियली विंस। रे एस्प्रे इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन जबरदस्त सवाल से करते हैं। क्या तुम आज थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने भविष्य की बड़ी सफलता कुर्बान कर रहे हो? यह सवाल सीधा दिल में उतरता है, क्योंकि हम सब कभी न कभी इस जाल में फंसते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन का असली अर्थ यही है कि हम अल्पकालिक सुख के लालच को त्याग कर दीर्घकालिक सफलता के लिए खुद को तैयार करें। हर दिन हम ऐसी छोटी छोटी चौराहों पर खड़े होते हैं जहां हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता हमें है, जैसे कि चॉकलेट खाना, देर तक सोना, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना या ज़रूरी कामों को टाल देना। दूसरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता हमें उस इंसान में बदलता है जो हम बनना चाहते हैं, जैसे कि व्यायाम करना, किताब पढ़ना, लक्ष्य के लिए काम करना या असुविधा में भी अनुशासन बनाए रखना। रे एस्प्रे कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग पहले रास्ते पर इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि वह आसान लगता है, तुरंत आनंद देता है और कोई तत्कालिक खतरा नहीं दिखता। लेकिन यही छोटी छोटी आज की खुशियाँ धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देती हैं। वो हमें उस स्थिति में ले जाती हैं जहाँ एक दिन हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने भीतर छिपी असली क्षमता से बहुत कम जी रहे हैं। लेखक यहाँ तत्कालिक इनाम प्रणाली के बारे में बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क की वह प्रणाली जो तुरंत मिलने वाले सुख को हमेशा प्राथमिकता देती है। जब आप चिप्स खाते हैं तो वह स्वाद आपको 1 सेकंड में खुशी देता है, लेकिन अगर आप सलाद खाएं तो उसका फायदा धीरे धीरे दिखता है। इसी तरह जब आप मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करते हैं तो वह तुरंत राहत देता है, लेकिन किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वह समय और ध्यान मांगता है। आत्म अनुशासन हमें इसी स्वाभाविक झुकाव के खिलाफ लड़ना सिखाता है। रे एस्प्रे कहते हैं कि दीर्घकालिक सफलता का रास्ता शुरू में बेरंग लगता है, लेकिन वही रास्ता आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जहां सच्चा संतोष, गर्व और शक्ति मिलती है। वह बताते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य पर वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं,
चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या कोई व्यक्तिगत सपना, तो जो खुशी आपको अंत में मिलती है वह किसी भी क्षणिक सुख से लाख गुना बड़ी होती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन की उस लड़ाई को जीतना होता है जो आपकी इच्छाओं, भावनाओं और तत्कालिक लालचों से होती है। इस अध्याय में लेखक एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ता है, जबकि उसके दोस्त देर रात पार्टी करते हैं और सुबह तक सोते हैं। कुछ सालों में वह व्यक्ति न केवल एक मैराथन रनर बन जाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत हो जाता है। वहीं उसके दोस्त थके, अस्वस्थ और असंतुष्ट हो जाते हैं। ये फर्क किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से पैदा होता है। यही चुनाव तय करते हैं कि आप आज की खुशी को चुनेंगे या कल की महानता को। लेखक यह भी मानते हैं कि कभी कभी थोड़ी देर के लिए आराम या सुख लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए और आप हर बार दीर्घकालिक लक्ष्य की जगह तात्कालिक सुख को चुनने लगें, तो आप धीरे धीरे अपने भविष्य से दूर हटते चले जाते हैं। आत्म अनुशासन यह नहीं कहता कि आप जिंदगी का मजा न लें, बल्कि यह कहता है कि मजा तब लीजिए जब आपने अपने काम को पूरा किया हो। पहले जिम्मेदारी, फिर राहत, यही अनुशासित जीवन का मूल मंत्र है। अध्याय के अंत में रे एस्प्रे कहते हैं कि आपको हर दिन यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या मैं उससे दूर जा रहा हूं? यह सवाल हर बार आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी आज की प्राथमिकता क्या है, एक तात्कालिक आराम या एक स्थायी उपलब्धि। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन का मतलब है भविष्य के उस बेहतर मैं के लिए आज के कमजोर मैं को चुनौती देना। जब आप हर दिन अपने आप को थोड़ा हराते हैं, तभी आप एक दिन दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आत्म अनुशासन कोई जादू नहीं है, कोई एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये एक रोज़ की लड़ाई है जो हम खुद से लड़ते हैं। ये लड़ाई होती है हमारे डर से, हमारी आलस से, हमारी टाल मटोल की आदत से और उन तात्कालिक सुखों से जो हमारी दीर्घकालिक सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। रे एस्प्रे की यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों को सच देखना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए वह कीमत चुकानी होगी